हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के कुछ रूल्स के बारे में। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर उबंटू है यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तब आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं आपकी ऐप्स में से। और अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपके पास एनाकोंडा को ओपन करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन। अगर विंडोज़ यूज़र है तब तो आपकी ऐप्स में एनाकोंडा नाम का एक सॉफ्टवेयर आ चुका होगा जिसको कि आप ओपन करेंगे। लेकिन विंडोज़ नहीं है और उबंटू पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे टाइप करिए एनाकोंडा नेविगेटर और एंटर करिए। तो एंटर करते ही ये जो सॉफ्टवेयर है ये अभी लोड हो रहा है। इसके थ्रू जो है हम जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे और फिर अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जुपिटर लैब है, नोटबुक है, हम लैब भी लॉन्च कर सकते हैं, नोटबुक भी। अभी हम इसी पे काम करते हैं, लॉन्च। तो जैसे मैंने लॉन्च क्लिक कर दिया, आपके पास जो भी वेब ब्राउज़र होगा वो ओपन हो जाएगा, उसमें ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब एक नई फाइल बनाएंगे हम। अगर आपके सिस्टम में ज़्यादा स्पेस नहीं है, जैसे कि रैम बहुत कम है और आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को, तो आप ये सारा काम जो है टेक्स्ट एडिटर में भी कर सकते हैं। जैसे मतलब ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो आज हम कुछ रूल्स देखने वाले हैं। अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ एस्केप। एम क्लिक करने से मार्कडाउन, ये जो सेल है ये मार्कडाउन में आ जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कुछ हेडिंग्स दे सकते हैं अपनी, जैसे कि रूल्स फॉर पाइथन। और मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो एक नए सेल में हम आ चुके हैं। हम चाहें तो नए सेल और भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल सेल क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि पाइथन आइडेंटिफायर क्या होता है। पाइथन आइडेंटिफायर जो है वो पाइथन की वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, क्लासेस होते हैं। अब ये वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, या क्लासेस क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, ये सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। तो जैसे कि अभी हम एक वेरिएबल देखते हैं, a इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो a है हमारे पास, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसको हम 9 वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हम इसको असाइन कर सकते हैं। इसको हम ABC भी असाइन कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल है। तो जैसे मैंने a लिखा है, अब हम एंटर करेंगे और मैं लिखूँगा प्रिंट a। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास 1 एंटर हो जा रहा है। अब आप कहेंगे सिंपल 1 क्यों नहीं लिखा, ए लिखना क्या ज़रूरी है? तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको आने वाले समय में पता लगेगी जब कोड लिखना शुरू हम कर देंगे। तो ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये ए भी हो सकता है और ये वेरिएबल जो है कैपिटल ए भी हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस है, ये स्मॉल और कैपिटल ए दोनों का ही डिफरेंस है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ए, तो a इज इक्वल टू अगर मैं 2 लिखता हूँ और अब शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे वैल्यू असाइन हो गई थी a को, वो प्रिंट हुई है। वहीं अगर मैं इसको कैपिटल A लिखता हूँ तो अब क्या आना चाहिए? क्या फिर से 2 आएगा? नहीं आएगा। इस बार कैपिटल A ही आएगा, क्योंकि स्मॉल a आएगा। स्मॉल a का अलग मीनिंग है और कैपिटल A का अलग मीनिंग है। अगर हम दोनों को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो कैपिटल A की वैल्यू अब यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब है अगर मेरा वेरिएबल A B C है तो वो एक अलग चीज़ है, और मेरा वेरिएबल A B और C है तो ये अब एक अलग चीज़ है। ये दोनों अलग अलग हैं। हमें इसमें हम 1 10 9 कुछ भी हम इसमें दे सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। वैसे ही A B और कैपिटल C अगर मैं लिख देता हूँ तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं। ये पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं A B और C, लेकिन इनमें जैसे ही कैपिटल लेटर जो है इंट्रोड्यूस हो गया है तो ये एक अलग वेरिएबल बन जाता है। अब कैपिटल C इंट्रोड्यूस किया है तो ये एक अलग वेरिएबल हो गया है। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो A to Z हो सकते हैं, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक हो सकते हैं, और स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक कुछ भी हो सकता है। वहीं अंडरस्कोर का भी यूज़ किया जाता है स्पेशल केसेस में।
तो जो कि हम बाद में जानेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो पाइथन जो है लैंग्वेज, ये है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब ये कैपिटल है तो ये अलग मीनिंग है, ये एक अलग मीनिंग है और ये एक अलग वेरिएबल है पूरा ही। तो केस सेंसिटिव इसको इसीलिए कहा जाता है। वहीं हम वेरिएबल के बाद जो है 0 भी लिख सकते हैं, 0 1 2 हमारे वेरिएबल का नाम हो सकता है। अगर हम ABC के बाद 0 1 2 3 कुछ भी लिखते हैं, लेकिन हम वेरिएबल को इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि 2 1 ABC, तो ये नहीं होता है, ये एक तरीका नहीं है कोड लिखने का, इससे फिर एरर आता है। तो जब आप आने वाली वीडियोस जो चैनल में बाकी की वीडियोस होंगी उनको देखेंगे, तब भी आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस तरह के बेसिक्स हैं जो कि आगे काम आएंगे। ये पता होंगे तो आगे एरर नहीं आएंगे। इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देख सकते हैं आने वाले समय में, अगर आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है। तो अब इसके बाद ये तो हमने कुछ देख लिया है इसके बारे में। अब हम इसको फिर से मार्क डाउन कर देते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स के बारे में। रिजर्व वर्ड्स का मतलब होता है कि पाइथन में कुछ ऐसे मतलब ये जो वेरिएबल हैं, ये एक वर्ड है तो ये वेरिएबल, लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पे इन लिखता हूँ तो आप इसको असाइन नहीं कर सकते हो कोई वैल्यू की, =2, तो ये एक एरर होता है। इसको इस तरह से नहीं करना है, मतलब कि इन जो है वो एक रिजर्व्ड वर्ड है। वैसे ही अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर, तो ये भी एक रिजर्व्ड वर्ड है। अगर मैं लिखता हूँ इफ़, तो ये भी एक रिजर्व्ड वर्ड है। लेकिन इन्हीं वर्ड्स में अगर आप कुछ ऊंच नीच कर देते हैं, जैसे कि IF, कैपिटल I मैंने लिख दिया इस वक्त, तो अब ये रिजर्व नहीं है क्योंकि कैपिटल I आ चुका है। इसका आप यूज़ कर सकते हैं एक वेरिएबल की तरह, लेकिन स्मॉल i के साथ नहीं कर सकते हैं। वैसे हमारे पास एंड है, एंड का भी यूज़ नहीं किया जा सकता है वेरिएबल को डिफ़ाइन करने में, ये पहले से रिजर्व्ड है। वैसे ही हमारे पास होता है क्लास, इसका भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। और क्लास के इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट है हमारे पास, इसका भी नहीं होगा। प्रिंट है, इसको भी नहीं कर सकते हैं आप। लैम्डा एक फंक्शन होता है, इसका भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। पास है, और है, फ्रॉम है, विद है, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि जिनका कि आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि फॉर एक रिजर्व वर्ड है कि नहीं, लैम्डा है रिजर्व वर्ड में या नहीं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनका कि यूज़ हम करेंगे आने वाले समय में। तो ये रिजर्व्ड आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन और इंडेंटेशन की, यानी कि इसको मैंने मार्क डाउन कर दिया, सॉरी, लाइन एंड इंडेंटेशन। अब इसका क्या मतलब होता है? अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका लॉजिक समझने की कोशिश नहीं करिएगा कि ये कैसे काम कर रहा है कोड। सिर्फ मेरी बात को समझिएगा कि लाइन और इंडेंटेशन से मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास है इफ़ a = 1, क्योंकि हमने a यहाँ पे दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 है। फिर हम इसको क्लोज करते हैं, फिर हम लिखेंगे प्रिंट। लॉजिक समझने की कोशिश मत करिएगा। प्रिंट a else प्रिंट यहाँ पे डबल इक्वल लगेगा। तो अगर a की वैल्यू 1 है तब प्रिंट हमें a की वैल्यू को कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ कराया था। a की वैल्यू 1 है और प्रिंट a कराया था तो 1 आ गया था। वैसे ही अगर वैल्यू है तो ये 1 आ गया। लेकिन मैं आपको कुछ और समझाने जा रहा हूँ। लाइन और इंडेंटेशन, ये एक लाइन है और इसमें जैसे ही मैंने
एंटर किया है, मेरा प्रिंट जो है वो यहाँ से शुरू नहीं होता है। तो जब इफ़ हमें लगानी है तो हमें टैब बटन प्रेस करना है, टैब को एक बार प्रेस करना है, और ये इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। ये एक इंडेंटेशन है। कभी कभी हमें कोड में 2, 3, 4, 5 इंडेंटेशन का यूज़ करने पड़ सकता है। ये भी हम आने वाले समय में देखें कि कहाँ ऐसी ज़रूरत रहेगी। वैसे अगर आप टैब नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो आपको स्पेस दबाना है 4 बार, 1, 2, 3, 4। अब ये भी एक टैब के बराबर है, मतलब कि 1 टैब इक्वल्स टू 4 स्पेसिस, यानी कि 4 बार अगर हम स्पेस दबाएंगे तो ये एक टैब के बराबर होता है। तो ये है हमारा लाइन, ये है लाइंस और ये है इंडेंटेशन। और ये जो पाइथन है, ये इस लैंग्वेज में हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करना पड़ता है, कि जैसे यहाँ से मैंने शुरू कर दिया, सॉरी, यहाँ से हमने शुरू कर दिया और यहाँ एंड में आके कर्ली ब्रेस को क्लोज़ किया। बाकी लैंग्वेजेस में इस तरह से, मतलब बाकी जैसे कि पर्ल है या सी है, उसमें इस तरह से हमें ब्लॉक को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हमारी इफ़ यहाँ से शुरू हो रही है और इस ब्लॉक पे ख़त्म हो रही है। लेकिन पाइथन में हमें इस तरीके का यूज़ नहीं करना पड़ता है। हमें लाइन टू लाइन लिखना है। एक नई लाइन का मतलब एक नया उसमें वेरिएबल आता है, उसकी एक नई वैल्यू रहती है। और इंडेंटेशन आप समझ चुके हैं। वैसे मैंने एल्स लगाया, इसके बाद फिर से एक इंडेंटेशन है, तो कहाँ इंडेंटेशन चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, ये भी जब हम इस तरह का कोड लिखा करेंगे बाद में तो हमें पता लगेगा। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन स्टेटमेंट की, यानी कि हेडिंग दे देता हूँ पहले, मल्टी लाइन स्टेटमेंट। हम कुछ नए टैब्स बना लेते हैं। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट जो है हमारी, मल्टी लाइन स्टेटमेंट, तो जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल था वो ए इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं, जैसे कि टोटल इज़ इक्वल टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। तो कभी कभी हमारा कोड जो है वो बहुत ही, जो हमारी स्टेटमेंट डिफाइन जो हम कर रहे होते हैं वो बहुत ही आगे तक चली जाती है, बहुत लंबी। तो उस केस में क्या होता है कि वो कोड रीडेबल नहीं रहता है, ढंग से दिख नहीं पाता, हमें यहाँ से लेके लास्ट तक हमें पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा कोड ये पूरा कंटिन्यू है, इसे हम ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे हम एक बैकस्लैश लगाएंगे और एंटर करेंगे, फिर हम एक बैकस्लैश यहाँ लगा सकते हैं और एंटर करेंगे। तो अब हमारा जो ये कोड है, ये लाइन काम करेगी, मतलब कि जो टोटल होगा वो आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 का सम आ जाएगा। जैसे कि मैं एक नया सेल इसके ऊपर बनाता हूँ, ए को प्रेस करके, ए प्रेस करा, नया सेल बन गया है। तो मैं यहाँ पे आइटम 1 इज इक्वल टू, उसका प्राइस है जैसे कि 2, फिर जो आइटम 2 है उसका प्राइस है 4, और जो आइटम 3 है हमारे पास उसका प्राइस है फिर से 2। तो इस सेल को मैं रन कर देता हूँ शिफ्ट और एंटर प्रेस करके। तो ये 3 वेरिएबल आ चुके हैं जिनमें कुछ वैल्यू है। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ टोटल में डाल रहे हैं, हम टोटल जो होगा हमारा वो आइटम 1 और आइटम 2 और आइटम 3 को मिला के होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट टोटल। तो ये हमारे पास 8 आ चुका है, 2 + 4 + 2 = 8। तो मैं आपको यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, मल्टी लाइन स्टेटमेंट, लॉजिक पे मत जाइएगा अभी। तो ये अगर मैं
इसको नहीं लगाऊंगा, सॉरी प्लस लगा दिया, लेकिन हमने इस कंटिन्यूस करैक्टर को नहीं लगाया। इसको हम कंटिन्यूस करैक्टर कहते हैं, है ये बैकस्पेस, लेकिन इसको हम कंटिन्यूस करैक्टर भी कहते हैं इस लैंग्वेज में। तो अभी देखिए इसने एरर दे दिया है, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि टोटल जो है उसमें सिर्फ आइटम 1 आ रहा है, उसके बाद कुछ प्लस करना चाह रहा है, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं। तो अगर इस स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यूस करैक्टर लगाना पड़ेगा, जो कि ये है हमारे पास बैकस्पेस कंटिन्यूस करैक्टर है ये। फिर हमने एंटर किया, बस यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है 3 के आगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं नीचे, यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये है हमारी मल्टी लाइन स्टेटमेंट, और उसमें ये है कंटिन्यूस करैक्टर। अब हम कमेंट की बात करते हैं कि पाइथन में कमेंट्स क्या होती हैं। कमेंट्स इन पाइथन, तो जैसे कि दिस इज द कमेंट, जो भी हम, अगर हम अपनी लाइन में कहीं भी हैश यूज़ करते हैं, भले ही वो कोड के बाद यूज़ कर रहे हो या कोड के शुरुआत में या बीच में, कहीं भी जहाँ भी हैश का यूज़ हो रहा है, उसके बाद का जो भी आपका चाहे वेरिएबल होगा या सेंटेंस कुछ भी होगा, वो सारा कमेंट हो जाएगा। उसको पाइथन रीड ही नहीं करेगा। कमेंट का यूज़ होता है कि जब आपके पास एक बहुत बड़ा कोड है तो उस कोड को रीड किया जा सके आसानी से, आप बता सकें कि पहले ब्लॉक का मतलब क्या है, कोड का जो पहला ब्लॉक है उसका क्या मतलब है, दूसरा ब्लॉक है उसका क्या मतलब है, वहाँ पे इस तरह का यूज़ किया जाता है। और जैसे एक और कमेंट दे रहा हूँ मैं, इसकी फॉर लूप स्टार्टेड, तो फॉर लूप अगर हम कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि हम फॉर लूप के ऊपर ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमें कमेंट देनी पड़े, फॉर लूप को पढ़ने के लिए फॉर लूप का कमेंट देना पड़े। जैसे कि हमारे पास इफ़ कंडीशन है यहाँ भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है कमेंट का, ये एक कमेंट है। तो जब मैंने कोड रन किया तो सिर्फ 1 आया यहाँ से, ये कुछ नहीं आया, ये एक कमेंट है, इसको रीड नहीं करता है कोड। फिर ये सिर्फ हमारे पर्पज़ के लिए है कि हमारा जो कोड है वो क्या कहना चाह रहा है, जो कोड का जो ब्लॉक है वो क्या कहना चाह रहा है, किस चीज़ के लिए है, हम इजीली अपने कोड को फ्यूचर में भी रीड कर पाएँ, उसके लिए ये है। और अब हम बात करते हैं कोटेशंस की, कि पाइथन में कोटेशंस क्या होती हैं। कोटेशंस जैसे कि क्या, ये है, ए को मैंने प्रेस कर दिया तो ये एक कोटेशन है। और अगर मैं ए की वैल्यू इस तरीके से लिख दूँ, देखो ए की वैल्यू ऊपर हमने 1 लिखी थी, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू ABCDEF कर देते हैं, और मैं कर रहा हूँ प्रिंट ए, तो ये प्रिंट हो गया। ये एक स्ट्रिंग बनाया है हमने जिसको कोटेशन की ज़रूरत है, सिंगल कोट के साथ हमने ये किया है। हम चाहें तो इसको डबल कोट के साथ कर सकते हैं, पर फिर हमें शुरू में भी डबल कोट ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ ये डबल कोट, अभी देखिए इस तरीके से इस तरीके से एरर हो गया है। हमें सिर्फ एक ही का यूज़ करना है। और अगर हमारे पास बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए 2 कोटेशन लगे हैं शुरू में, हम 3 लगा सकते हैं शुरू में। ये 3 कोटेशन हमने शुरू में लगाए हैं और 3 बाद में लगाए हैं। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तब ये नॉर्मल है, जब 3 के केस में। लेकिन 3 का यूज़ हमें तब करना है जब हमारे पास मल्टी लाइन है, जैसे कि F के बाद GHIJKL, इस तरीके से मैं कर दे रहा हूँ इसको। और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये उसी तरीके से प्रिंट हो गया। अब हम बड़े से स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल ये होते हैं, और इसके इक्वल के बाद जो लिखा गया है वो स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल सिर्फ इस तरफ होते हैं। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कोटेशंस। तो कोटेशंस में जो भी लिखा होगा, अगर एंटर है यहाँ पे और फिर अगला जो वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद एक और एंटर है और फिर एक वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, तो उस जगह पे हम कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम एक साथ स्टोर कर दिया हमने और इसी तरीके से आउटपुट आ गई है। तो
मल्टी लाइन जब हमारे पास कोई करैक्टर होगा तब हमें इन तीनों का यूज़ करना है, 3 आगे और 3 इसके पीछे। हम चाहें तो इनको सिंगल भी रख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, तब भी ये नॉर्मल है। बस 3 अगर होंगे तभी काम करेगा। अब हम बात करते हैं ब्लैंक लाइंस की, यानी कि ब्लैंक लाइंस जो कि है, जैसे कि हमने कहा था 1, फिर हमने कहा b इज इक्वल टू 5, तो a के बाद एक को वैल्यू 1 की असाइन होगी, लेकिन बीच में ब्लैंक लाइन है, इसको कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। और इसका यूज़ जो है टर्मिनेशन में भी किया जाता है, कोड को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास इफ़ कंडीशन है यहाँ पे, अगर हम एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप को रहने देते हैं, बस ब्लैंक लाइन, इतना ध्यान रखिए अभी कि ब्लैंक लाइन जो है वो पूरी तरह से इग्नोर करी जाती है। एक होगी चाहे 4 होंगी, कितनी भी होंगी, सारी जो इग्नोर कर दी जाएंगी। और उसके बाद जो हमने लिखा होगा, जैसे प्रिंट ए, फिर हम लिख रहे हैं प्रिंट बी, तो नॉर्मली प्रिंट हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 और 5 जो आउटपुट है हमारी आई, इसके बीच में भी इतना ज़्यादा स्पेस है, ऐसा नहीं है। और ब्लैंक लाइन नेसेसरी होती है कि हम टर्मिनेट कर सकें कुछ स्टेटमेंट्स को, तो उसको जब हम आगे कोड करेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो। और अब आएगा हमारे पास मल्टी लाइन स्टेटमेंट, यानी कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट इन, या फिर क्या करेंगे हम, मल्टी लाइन स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख देंगे, एक लाइन में ही, एक लाइन के ऊपर ही सिंगल लाइन। मतलब कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिफाइन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा कर दिया। ऐसे ही अगर हमें एक ही लाइन में सब कुछ कर देना हो, जो कि हम नॉर्मली नहीं करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, पर अगर करना हो तो हम जैसे लिख रहे हैं c की वैल्यू 8, फिर हमारे पास है d की वैल्यू 9, लेकिन हम चाहते हैं कि यहीं पे आ जाए c के सामने ही, तो हमें सेमी कॉलन यूज़ करना है और इसको भी इसके सामने लिख देना है। और सी डी, अब ई जो है, ई में मान लो हम प्लस कर देते हैं सी प्लस डी को, फिर हम फिर से सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट में हम कर रहे हैं ई प्रिंट। तो ये देखिए अब कोई एरर नहीं आया है, क्योंकि हमने सेमी कॉलन से क्लोज़ कर दिया है। हमारा कोड इसको यहाँ तक रन कर रहा है, फिर क्लोज़ हो रहा है, फिर से अगली स्टेटमेंट को रीड कर रहा है, फिर क्लोज़ हो रहा है। फिर हमने कहा कि ई जो है, ई में वो वैल्यू होगी जो सी और डी को प्लस करने पे मिलेगी। तो सी था 8, डी था 9, दोनों को प्लस किया और ई में आ गया, 17। अब 17 को अगर हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमने क्लोज़ किया और हमने लिखा है प्रिंट ई की वैल्यू जो कि है 17। तो सारा कोड रीड हुआ और 17 को इसने आउटपुट में दे दिया है। तो ये है मल्टी लाइन स्टेटमेंट, जो कि एक सिंगल ही लाइन में हमने लिख दिया है। अब हम एंड में देखने वाले हैं कि यूज़र के इनपुट का वेट कैसे कराते हैं। वेटिंग फॉर यूज़र इनपुट, तो जैसे कि हमने लिखा है, देखिए लॉजिक समझने की कोशिश मत करिए, सिर्फ जितना जो स्टेटमेंट बताई जा रही उसी पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो इनपुट में मैंने कहा \n, प्रेस एंटर, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट और एंटर क्लिक करके, तो ये भाई सब करेंगे प्रेस एंटर, कुछ भी प्रेस करिए और फिर चल पड़ा है। जैसे कि ई की वैल्यू हमने देखा अभी कि 17 है, तो प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट ई, प्रेस एंटर
टू सी द वैल्यू ऑफ ई। तो देखिए ई की वैल्यू 17 है, लेकिन आई नहीं हमारे पास। ये तब आएगी जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, प्रेस कर देंगे एंटर को। तो मैंने एंटर कर दिया ये, तो अब हमारे पास 17 आया। यानी कि यूज़र का जो इनपुट है, यूज़र उसका वेट किया जा रहा है। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते तब तक आपकी जो आगे का कोड होगा वो रन नहीं करेगा। तो अभी तो मैंने यहाँ पे प्रिंट में ए लिखा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोड हो सकता है आगे, जिसको कि आप तभी रन कराना चाहते हो जब यूज़र यस या नो करें, इस तरह का कुछ एंटर करें, या मतलब जब हम बड़ा कोड लिखेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि वेट अगर कराना है यूज़र को तो कैसे कराना है। तो ये था आज का एक ट्यूटोरियल, जो कि बहुत ज़रूरी है आने वाली क्लासेस के लिए। आने वाली क्लासेस भी जब आप देखेंगे, जिन ट्यूटोरियल को आप देखने वाले हैं, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारा बेसिक है। इसके बिना मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि प्रोग्रामिंग इतना सर दर्द क्यों है, क्यों हमारे पास एरर आ रहे हैं। कभी कभी लोग, जैसे 0 1 मैंने आपको बताया, ये जो है ये आगे नहीं होना चाहिए, पीछे हो सकता है ABC के। और कौन से ये जो रिजर्व्ड हैं ये वर्ड्स, ये कौन कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान में होने चाहिए, नहीं तो फिर एरर आएगा अगर आपको ध्यान में नहीं रखते और डायरेक्ट यूज़ कर लेते हो। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको फिर से ये बताऊंगा जब हम कोड कर रहे हैं, जब हम इफ़ कंडीशन को समझेंगे। फिर मल्टीलाइन क्या होता है, मल्टीलाइन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा कोड सिंपल दिखाई दे, बहुत ज़्यादा ऐसे लाइन लंबी ना हो जाए। कोड को समझने के लिए जो उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उनको समझने के लिए हमारे पास किस तरह से कमेंट करना है वो भी हमने अभी समझा। कोटेशन सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, और ट्रिपल कोटेशन का स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है जब हमारे पास मल्टी लाइन स्टेटमेंट हो और उसको प्रिंट कराना हो हमें। ये एक स्ट्रिंग है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंटर है, एंटर प्रेस करके एक अगली वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला स्ट्रिंग। तो एज़ इट इज़ अगर इसको प्रिंट कराना है तो हम ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करते हैं, फिर चाहे सिंगल हो या डबल हो। फिर ब्लैंक लाइन जिनको कि मतलब कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। फिर मल्टी लाइन स्टेटमेंट आती है कि एक ही लाइन में हमें मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे देनी है, और यूज़र को कैसे वेट कराना है कि जब यूज़र एंटर करें तभी हमारा अगला कोड एग्जीक्यूट हो, शुरू का कोड कुछ और हो और एंड का तभी चले जब हम यूज़र से एक इनपुट मांग पाएँ। तो कैसे वेट कराते हैं वो भी हमने समझा। तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए, और आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या इस वीडियो में कोई कमी है या किस तरह का कोई और चेंजेस आपको चाहिए, तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।